बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लेक्चर में हम आप सभी लोगों का इस्तकबाल करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने तबीयत के बारे में पढ़ा था कि तबीयत किसे कहते हैं, मुख्तलिफ अतिब्बा ने, हुक्मा ने इसकी क्या तारीफ़ें बयान की है, तबीयत का काम क्या होता है, तबीयत किस तरह से अमल करती है, ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर आपने अब तक के उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को ज़रूर देख ले। आज के लेक्चर में हम तबीयत और मर्ज़ की जंग के बारे में बात करेंगे, जिसकी हल्की सी झलक हमने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि तबीयत और मर्ज़ इन दोनों के बीच में जो जंग होती है तो वो क्या होती है, कैसी होती है, क्या इसके अंजाम होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो तबीयत और मर्ज़ के बीच में जो जंग होती है तो सबसे पहले तो उसकी तीन सूरतें होती हैं, तीन शक्लें होती है। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि या तो ये जो जंग है तो ये बहुत शदीद होगी या फिर बहुत ही खफीफ होगी। दूसरे नंबर पे या तो तबीयत की जीत हो जाएगी और मर्ज़ की शिकस्त होगी, या फिर मर्ज़ की जीत होगी और तबीयत की शिकस्त होगी। और तीसरे नंबर पे ये जो जंग होगी या तो ये बहुत ही तवील चलेगी, बहुत लंबे अरसे तक चलेगी, या फिर ये बहुत ही शॉर्ट होगी, बहुत ही कम अरसे के लिए चलेगी। तो ये तीन सूरतें होती है इस तबीयत और मर्ज़ की जंग की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जंग की ये जो शिद्दत और ये जो खिफ़त है, यानी जंग या तो शदीद होगी या फिर खफीफ होगी, तो ये कब और किन सूरतों के अंदर होती है। तो जंग उस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद होती है जब मर्ज़ का मादा बहुत ही तेज़ और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो उस वक्त तबीयत भी अपनी पूरी ताकत उस मर्ज़ के मुकाबले में लगा देती है, और उस वक्त ये जो जंग होती है तो ये बहुत ही शदीद होती है, बहुत ही हलचल मचाने वाली होती है, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ये जंग होती है। और ऐसा उस वक्त होता है कि ये जो मर्ज़ का मादा होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। इसके मुकाबले में बहुत ही खफीफ जंग उस वक्त होती है, बहुत ही मामूली किस्म की हल्की सी जंग होती है। तो ये उस वक्त होती है कि जब मर्ज़ का जो मादा होता है तो वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता है, बहुत ही हल्का फुल्का मादा होता है। तो तबीयत भी अपनी बहुत कम ताकत इससे लड़ने के अंदर लगाती है। ऐसा उस वक्त होता है कि जब अमराज़ मुज़मिना यानी क्रोनिक डिसीजेस होती हैं। तो हम देखते हैं कि जो बहुत ही पुरानी डिसीजेस होती हैं इंसान के बदन में, तो वो बहुत ही हल्के हल्के अपना असर दिखाती है, और फिर तबीयत भी बहुत ही आहिस्तगी के साथ में धीरे धीरे करके इससे मुकाबला करती है। इसलिए ये जो जंग होती है तो ये बहुत ही खफीफ होती है, बहुत ही हल्की फुल्की सी ये जो जंग होती है। अब आइए ये देखते हैं कि तबीयत की फतेह या फिर मर्ज़ की शिकस्त, और मर्ज़ की फतेह और तबीयत की शिकस्त, ये दोनों क्या चीज़ें होती है, क्या इससे हमको समझ में आता है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि तबीयत की जीत या तबीयत की फतेह किसको कहते हैं। तो तबीयत की फतेह इसको कहते हैं कि जब जरासीम जिस्म से खारिज हो जाए, तबीयत उनको मार भगाए, ये कहलाती है तबीयत की फतेह। यानी मर्ज़ का जिस्म से ख़त्म हो जाना, हुसूल सेहत होना और शिफा हासिल होना, ये कहलाती है तबीयत की जीत यानी तबीयत की फतेह। ये उस वक्त हो सकता है जब हमारे बदन के जो आज़ा हैं वो मजबूत हो, और साथ ही साथ हमारे बदन में मौजूद अखलात और दीगर रुतूबात ये मुनासिब मिक़दार के अंदर, काफ़ी मिक़दार के अंदर मौजूद हो, और ये फितरी तौर पर मौजूद हो। लेकिन इसकी बिल्कुल अपोजिट मर्ज़ की फतेह या मर्ज़ की जीत और तबीयत की शिकस्त, ये कहते हैं कि मरीज़ का और ज़्यादा उसके हालत का ख़राब हो जाना। ये उस वक्त होता है कि जब हमारे बदन के आज़ा कमज़ोर होते हैं, और साथ ही साथ हमारे बदन में जो अखलात हैं, जो रुतूबात हैं, तो वो नाकाफ़ी मौजूद होते हैं। उस वक्त मर्ज़ को जीत हासिल होती है और तबीयत उससे शिकस्त खा जाती है। अब इस जंग की तीसरी जो सूरत है कि या तो जंग बहुत ही तवील होगी या फिर बहुत ही कसीर होगी, यानी बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगी या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी। तो जब तबीयत और मर्ज़ इन दोनों की ताकत बराबर बराबर होती है तो इन दोनों के अंदर जो जंग चलती है तो वो बहुत ही टक्कर की जंग चलती है, और इस बिना पर ये जो जंग होती है तो बहुत ही लंबे अरसे तक के चलती है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये जंग चलती है। और फिर आखिर में ये होता है कि या तो तबीयत फिर किसी तरह से मर्ज़ के ऊपर काबू पा लेती है, या फिर मर्ज़ आखिर में ताकतवर होकर तबीयत के ऊपर काबू पा लेता है, और फिर ये जंग किसी भी एक अंजाम के तहत फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके मुकाबले में दो सूरतें ऐसी होती है कि जब जंग बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। नंबर एक पर जब मर्ज़ का मादा जो होता है तो बहुत ही हल्का होता है,
जब बहुत ही कम दर्जे का होता है, बहुत कम खतरनाक होता है, तो तबीयत उसको फ़ौरन ही पछाड़ देती है, फ़ौरन उसको हरा देती है। लेकिन दूसरी सूरत ये होती है कि मर्ज़ का मादा बहुत शदीद होता है, बहुत ख़तरनाक किस्म का होता है। इस बिना पर तबीयत अपनी पूरी ताकत उससे जंग करने के अंदर लगा देती है। और फिर यह होता है कि जब तबीयत पूरी ताकत के साथ में मैदान में उतरती है, पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरती है, तो बहुत शदीद किस्म की एक जंग होती है। और फिर दो में से कोई एक अंजाम हो जाता है, या तो तबीयत जीत जाती है या फिर मर्ज़ जीत जाता है। और इस तरह से ये जंग बहुत ही कम अरसे के अंदर ख़त्म हो जाती है। ऊपर की जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं, उससे 4 नताइज निकल सकते हैं, 4 अंजाम इस जंग के हो सकते हैं। ये जो जंग तबीयत और मर्ज़ के बीच में हो रही है, तो इसके 4 अंजाम हो सकते हैं। पहला अंजाम ये हो सकता है कि तबीयत जीत जाएगी और मर्ज़ हार जाएगा। दूसरा अंजाम ये हो सकता है कि मर्ज़ जीत जाएगा और तबीयत हार जाएगी। तीसरा अंजाम ये हो सकता है कि इंसान को सेहत हासिल हो जाए। और चौथा अंजाम ये हो सकता है कि इंसान की मौत वाक़ई हो जाए। इन चारों को फिर से 2-2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इन चारों में से हर चीज़ 2 तरह से हासिल हो सकती है। या तो ये चारों चीज़ें बहुत ही धीरे धीरे करके आहिस्ता के साथ में रफ्ता रफ्ता हासिल हो, या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ये चारों चीज़ें बहुत ही तेज़ी के साथ में, एक बड़ी हलचल के साथ में इंसान को हासिल हो जाए। अब ऊपर जो 4 अंजाम हमने आपको बताए हैं, उसमें से 2 अंजाम ऐसे हैं कि जिनको हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं नेक अंजाम और बद अंजाम में। तो सेहत अगर हासिल हो रही है तो इसका मतलब हुआ कि ये नेक अंजाम हुआ, ये अच्छा नतीजा निकला। लेकिन अगर मौत वाक़ई हो रही है तो ये बद अंजाम है, ये बुरा नतीजा है। लेकिन इन 2 अंजामों को फिर से 2 तरह से देखा जा सकता है, दो तरह से देखा जा सकता है। यानी अगर नेक अंजाम निकला तो फिर ये 2 तरह से निकल सकता है, और बद अंजाम अगर हुआ तो फिर ये भी 2 तरह से हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं कि नेक अंजाम 2 तरह से किस तरह से हासिल होता है। तो नेक अंजाम की 2 सूरतें ये होंगी कि एक बड़ी हलचल जिस्म के अंदर होगी, एक बड़ी जंग होगी, एक बहुत ही ज़्यादा हलचल मचा देने वाली जंग होगी, और उसके बाद सेहत हासिल हो जाएगी। इस तरह की सेहत के हुसूल को बहरान शाफी कहते हैं, यानी शिफा बख्शने वाला बहरान कहते हैं। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। उसके बाद में दूसरा जो तरीका होगा वो ये होगा कि मर्ज़ बहुत ही धीरे धीरे करके रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो, इसको तहल्लुल कहते हैं, यानी मर्ज़ का तहलील होना, मर्ज़ का डिज़ॉल्व होना। तो ये जो अंजाम हासिल होता है तो ये बहुत ही धीरे धीरे और रफ्ता रफ्ता हासिल होता है, और इसके बाद में बहुत धीरे धीरे करके मरीज़ को सेहत हासिल हो जाती है। उसके बाद फिर बद अंजाम जो होता है, यानी मौत जब वाक़ई होती है, तो ये भी 2 तरह से हासिल हो सकता है। तो 2 तरह से कैसे हासिल होगा कि एक बहुत ही शदीद जंग हो और उसके बाद में मरीज़ की मौत वाक़ई हो जाए। इसको बहरान हालिक कहते हैं, यानी हलाकत करने वाला या फिर मौत देने वाला बहरान। और दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि मरीज़ बहुत ही धीरे धीरे करके घुल घुल कर मरे, इसको ज़बूल कहते हैं, यानी घुल घुल कर मरीज़ का मरना, मरीज़ की मौत वाक़ई होना। तो इस तरह से ये 2 नेक अंजाम हो सकते हैं और 2 बद अंजाम भी हो सकते हैं। इन चारों अंजामों की मिसालें क्या हो सकती हैं? जो हुमै मेविया होता है या टाइफाइड फीवर होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि मरीज़ धीरे धीरे करके अच्छा होता है। मरीज़ के बदन का दर्ज हरारत जो होता है तो वो धीरे धीरे करके डाउन होता है, और फिर मरीज़ मुकम्मल तौर पर शिफा हासिल कर लेता है। तो इस तरह से इसका दर्ज हरारत नॉर्मल होने के लिए 7-8 दिन लग जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे करके मरीज़ को शिफा हासिल हो रही है। उसके मुकाबले में सिल और दिक यानी ट्यूबरक्लोसिस ऐसी बीमारी होती है कि जो मरीज़ को धीरे धीरे करके मारती है, वो मरीज़ को घुला घुला कर मारती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़बूल हो रहा है, यानी मरीज़ घुल घुल कर मर रहा है। और उसके मुकाबले में टाइफाइड फीवर के अंदर तहल्लुल हो रहा है, यानी मर्ज़ जो है तो वो धीरे धीरे करके तहलील हो रहा है। लेकिन टाइफाइड फीवर के मुकाबले में कुछ बुखार ऐसे होते हैं कि जो अचानक इंसान को होता है, और फिर अचानक बहुत शदीद पसीना इंसान को छूटता है और बुखार फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह का जो बुखार होता है तो वो बहरान शाफी के ज़रिए से ठीक होता है। इसी तरह से जो उफूनी अमराज होते हैं, यानी जो इन्फेक्शियस डिसीज़ जो होती हैं, जिनके अंदर इन्फेक्शन होता है, तो उनमें भी इन चारों में से किसी भी तरह का कोई भी अंजाम हमको देखने को मिल सकता है। अब ऊपर हमने इस जंग के बारे में पूरी तफसीलात हासिल कर ली हैं, पूरी तफसीलात हमको मालूम हो गई है। अब हम ये भी जानते हैं कि जंग जब भी होती है तो 2 फरीकों के बीच में होती है, 2 लोग होते हैं जिनके बीच में ये जंग हुआ करती है।
तो इसी तरह से यहाँ पर दो लोग कौन है, वो एक तबीयत है और दूसरा मर्ज है। अब इन दोनों की जब जंग होती है तो जंग के अंदर फौज की भी ज़रूरत होती है। तो जो मर्ज होता है उसकी जो फौज होती है तो वो जरासीम होते हैं, और उसी तरह से जो तबीयत होती है उसकी जो फौज होती है उसको किताबों के अंदर नाम दिया गया है सफ़ेद दाने या सफ़ेद ज़र्रे या सफ़ेद ज़र्रात, यानी WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। ये तबीयत की फौज कहलाते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई मर्ज बदन के अंदर पैदा होता है तो वाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट होता है तो वो बहुत स्पीड के साथ में बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर किसी जगह पर अगर इंसान को फोड़ा वगैरह हुआ है तो अगर उस फोड़े के मवाद का आप एनालिसिस करेंगे, उसका लैब टेस्ट करवाएंगे, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी मिकदार के अंदर वाइट ब्लड सेल्स हमको मिलते हैं। इस तरह से तबीयत का ये काम होता है कि जब कभी भी जिस्म के अंदर मर्ज का मादा पैदा हो या दाखिल हो तो तबीयत फौरन सफ़ेद ज़र्रात या फिर वाइट ब्लड सेल्स की तादाद को बढ़ा देती है, और ये वाइट ब्लड सेल्स उस मर्ज के मादे का, जरासीम का मुकाबला करते हैं। तो इस तरह से सफ़ेद ज़र्रात या वाइट ब्लड सेल्स को तबीयत की फौज कहा जाता है। जब मर्ज का ये मादा या जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं तो ये जिस्म के अंदर कुछ जहरीले मवाद दाखिल करते हैं या छोड़ते हैं, लेकिन इनके मुकाबले में तबीयत भी फिर एक बेहतरीन किस्म का मादा बदन के अंदर दाखिल करती है, बदन के अंदर पैदा करती है, जिसको तिर्याकी मादा या फिर फाद जहर या फिर एंटीडोट कहा जाता है। ये मादा उस जहरीले मादे का मुकाबला करता है और इस तरह से जरासीम को मारता है और उनके जो बुरे असरात होते हैं, उनके जो जहरीले मवाद होते हैं तो उनका खात्मा करता है। इसलिए इसको एंटीडोट कहा जाता है, इसको तिर्याक कहा जाता है, इसको तिर्याकी मादा कहा जाता है या फिर फाद जहर इसको कहा जाता है। ऊपर की तमाम बातों से एक चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि बीमारियों को दूर करने का असल जो काम है तो वो तबीयत का है, यानी तबीयत ही असल चीज़ है जो बीमारियों को दूर करती है, बीमारियों की रोकथाम करती है। इसीलिए हुक्मा का ये कहना है, अतिब्बा का ये कहना है कि हकीकी मुआलिज जो होता है, हकीकी जो डॉक्टर होता है, तबीब होता है, वो तबीयत होती है, ना कि जो इंसानी डॉक्टर्स होते हैं। इंसानी डॉक्टर्स का काम सिर्फ इतना है कि वो तबीयत की मदद करते हैं, तबीयत के लिए साजगार माहौल फराहम करते हैं। उमूर तबैया के आज के इस लेक्चर में इतना ही। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर से हम बाकायदा उमूर तबैया को शुरू करेंगे, जिसमें पहला लेक्चर इंशाअल्लाह अरकान के ऊपर होगा। हम आप लोगों से फिर से ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक दी गई है तो उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपके डाउट्स को हम क्लियर कर सकें, और इन वीडियोज़ को अपने उन दोस्तों तक के, अपने उन जान पहचान वालों तक के ज़रूर पहुँचाएँ जो BOMS कर रहे हैं या फिर जो BOMS में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स का अच्छी तरह से और प्रैक्टिकल वे के अंदर मुताला करना चाहते हैं। अगले वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।